मेरा नाम सैयद जाफ़र हसन। मैं अहले बैत स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 10वीं कक्षा का उपवाचक पाठ साये इसके बारे में जानकारी लेंगे। साया, साया का मतलब है किसी का एक का सर पे साया रहना, कोई एक बड़ा आदमी रहना, उन लोगों का साया। किसी भी छत्र छाया में अपन रहते, यानी बड़ों की निगरानी में। ये है पाठ। इसे हिमांशु जोशी लिखे। तो ये पाठ क्या है? नन्हे नन्हे दूध मुँह बच्चे, अकेली रुग्ण पत्नी, नाते रिश्ते का ऐसा कोई ही नहीं जो ज़रूरत पर काम आ सके। क्या है? नन्हे नन्हे छोटे से बच्चे हैं और एक अकेली पत्नी है। यहाँ पे नाते रिश्ते वाले कोई नहीं हैं, ज़रूरत पे काम आने वाले कोई नहीं हैं। पति सुदूर अफ्रीका में अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। इनके जो पति हैं इन्हों बहुत दूर अफ्रीका में रहते हैं। इन्हें एक बीमार हो गए थे और अस्पताल में थे। महीनों तक इनका कोई पत्र नहीं आया। हर रोज़ वे रंग बिरंग टिकटों वाले पत्र की राह देखते, परंतु डाकिया भूल से भी इधर झांकता ना था। हर रोज़ इन लोग लेटर के इंतज़ार में रहते थे, अफ्रीका से कुछ लेटर आया क्या बोल के। लेकिन जो पोस्टमैन हैं उन्होंने कभी भी इधर झांक के नहीं देखता था। हाँ, बहुत लंबे अर्स के बाद एक दिन एक पत्र मिला। बहुत दिन के बाद एक लेटर आया। बड़ा अजीब सा था ये, बहुत करुण, बहुत दुर्द भरा। क्या है? ये अजीब सा एक लेटर आया। ये बहुत करुण यानी रोने में डालने वाला और दर्द भरा लेटर था। नैरोबी के किसी अस्पताल से, वो भी नैरोबी के दवाखाने से आया। लिखा था, रंग भेद के कारण पहले यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिली, किंतु बाद में कुछ कहने कहलाने पर स्थान तो मिला, पर इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया है। क्या है? वहाँ पे रंग भेद के कारण, यानी अफ्रीका के लोग ना रहने से, ये इंडियन रहने के कारण यूरोपियन के लोग अस्पताल में मुझे जगह नहीं दिए थे। फिर कुछ कहने के बाद मुझे आखिरकार वहाँ पे जगह मिल गई और बीमारी का इलाज चला। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी है, किंतु उसमें भी अब सार लगता नहीं। चंद दिनों की मेहमानदारी है। क्या है? डॉक्टरों मुझे तो आश्वास दिए, एक सलाह दिए कि यह ऑपरेशन करना है, लेकिन ज़्यादा दिन की उम्मीद नहीं है। उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सोचता नहीं। अब उसके बाद आप लोगों का क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं मालूम हो रहा। पता हो तो, लेकिन भरोसा रखना, भगवान सबका रखवाला है। जिसने पैदा किया है वही परवरिश भी करेगा। क्या है? अब तुम लोगों का क्या होगा मैं ये सोच में पड़ गया हूँ। पता नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। देने वाला, पैदा करने वाला भगवान है और परवरिश करने वाला, पालन पोषण करने वाला भी भगवान ही है। पत्नी पत्र पढ़ती, रोती। अबोध बच्चे रुलाई भरी आँखों से माँ का मुंह ताकते। पत्नी क्या है, ये लेटर पढ़ लेने के बाद रोने लगती और बच्चे की माँ के आंसुआ
ताकते रहते, पूछते रहते। फिर चिट्ठी पर चिट्ठियाँ डाली उन्होंने, फिर तार, तब कहीं केन्या की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। इसके बाद कितने की चिट्ठियाँ डालते गए, टेलीग्राम्स देते गए, लेकिन कई दिनों के बाद केन्या से एक लिफाफा आया। लिखा था, परमात्मा की यह चमत्कार है कि हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला है। अल्लाह की मेहरबानी से, परमात्मा की चमत्कारी से मेरी हालत सुधर गई और मेरे को एक नई ज़िंदगी मिल गई। थोड़े दिनों के बाद फिर पत्र आया, पहले की ही तरह किसी ने बोलकर लिखवाया हुआ, हालत पहले से अच्छी है, चिंता की अब कोई बात नहीं। फिर थोड़े दिनों के बाद एक लेटर आया। वो लेटर में पहले से हालत अच्छी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमेशा की तरह कुछ रुपए भी पहुंच गए इस बार। हमेशा पिताजी अफ्रीका से इन लोगों को, पत्नी को और बच्चों के लिए पैसे भेजते थे, इस बार पैसे भी पहुंच गए। बच्चों के मुरझाए मुखड़े खिल उठे। जो बच्चों के मुखड़े, चेहरा पूरा मुरझाया हुआ था, अब खिल उठा, यानी खुश हो गए। रुग्णी पत्नी का स्वास्थ्य तनिक सुधार की ओर बढ़ा। जो पत्नी परेशान थी उनके हस्बैंड के लिए, पति के लिए, अब ज़रा उनमें भी सुधार आने लगा। चिट्ठियाँ नियमित रूप से आती रही, रुपए भी पहुँचते रहे, चिट्ठियाँ बराबरी से आ रहे थे और यहाँ पे भी पैसे भी आ रहे थे। उसने लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब वो पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी ने लिखवा लेता है। उन्हें क्या है, लेटर में लिखे, हाथ का ऑपरेशन हुआ, इसकी वजह से मैं हाथ से लेटर नहीं लिख सक रहा हूँ, दूसरों से लिखवा रहा हूँ। इधर ही एक नया टाइपराइटर ख़रीद लिया है उसने, अपने कारोबार भी कुछ विस्तार कर रहा है। धीरे धीरे कुछ नई ज़मीन खरीदने की भी इरादा है। शहर के पास एक फार्म हाउस की योजना है। क्या है, एक नया टाइपराइटर भी ख़रीद लिया और कारोबार आगे आगे बढ़ते जा रहा, डेवलप होते जा रहा। धीरे धीरे से शहर के सामने एक नई ज़मीन खरीदने का भी इरादा है और एक फार्म हाउस की ख़रीदने की भी प्लानिंग चल रही है। घर के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कितने ही प्रश्न, बड़ी उत्साहजनक बातें की थी विस्तार से। क्या है, ये लेटर में कई सवालात उठे हुए थे। घर कैसा है, पत्नी कैसी है, पत्नी के बारे में, और बच्चे की पढ़ाई किस तरीके से चल रही, ऐसे कई सवालात थे। बड़ी उत्साहजनक बातें थी, बहुत उन लोगों को खुश करने वाले, विस्तार से, खुलासे से। इतना अच्छा पत्र पहले कभी ना आया था। सबको स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता हुई। इतनी अच्छी तरीके से लेटर कभी नहीं आया था। अब इन लोग खुश हो गए कि उन्होंने सचमुच अच्छे हो गए। डूबती नाव फिर पार लग रही थी धीरे धीरे। जो डूबती हुई नाव जो है, यानी जो इन लोगों के चेहरे वो ये जो मुरझाए थे, अब धीरे धीरे खुलते हुए आ रहे हैं। लगभग 3 बरस बीत गए। तकरीबन इस तरीके से लेटर्स आना, पैसे आना, सब आना, 3 साल गुजर गए। घर की ओर से पत्र पर पत्र जाते रहे कि अब उसे थोड़ा सा समय निकाल के कभी घर भी आना चाहिए। अब क्या है, घर से भी लेटर्स जा रहे थे कि अब थोड़ा तो टाइम निकाल के अब घर को आना चाहिए। बच्चे उसे बहुत याद करते हैं। पिताजी को बच्चे बहुत याद कर रहे हैं, उसे दिन भर को तरसते हैं, उसे देखने के लिए तरसते हैं। बच्चे क्या है, पिताजी को देखने के लिए तरस रहे हैं। जो जो हिदायतें चिट्ठियों में लिखी रहती हैं उसका
अक्षरश पालन करते हैं। क्या है, जो भी चिट्ठी में जो उन्होंने लिखे हुए हैं उसे बराबर इन लोग पालन कर रहे हैं। माँ को किसी किस्म का कष्ट नहीं देते, माँ को क्या है कुछ परेशानियाँ नहीं देते, कहना मानते हैं, पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। माँ की बात सुन लेते थे, पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करते थे। अज्जू कहता है कि बड़ा होके वो भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा। जो इनका लड़का, उसका नाम है अज्जू, उन्होंने कह रहा कि मैं भी खूब पढ़ लिख के बड़ा होके पिताजी के जैसा अफ्रीका जाएगा, इंजीनियर बनेगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। मैं इन्हें भी इंजीनियर बनेगा और पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वो पूरे 12 साल का हो गया है। अब क्या, ये लड़के को 12 साल आ गए। 6ठी कक्षा में सबसे अव्वल आया है, 6th क्लास में सबसे पहला नंबर उसे आया। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफ़ा मिलेगा, यानी स्कॉलरशिप के जैसा मिलेगा, उसी से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकता है। जो स्कॉलरशिप मिलती है उससे उसकी पढ़ाई आगे रख सकता है। तनु अब 18 पार कर रही है, यानी अज्जू छोटा लड़का है, लड़की का नाम है तनु, इन्हों 18 साल पार करी। उसकी भी ब्याह करना है, उसकी शादी करना है। कहीं कोई अच्छा सा लड़का अपने जात बिरादरी का मिले तो चल सकता है। कोई अच्छा लड़का अपने मज़हब का, अपने जात बिरादरी का मिला तो बहुत अच्छा है। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी, चिट्ठी में तो बहुत सारे बातें लिखी हुई थी। लिखा था कि इस समय तो नहीं यहाँ, अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य पहुँचूँगा। फिर वो चिट्ठी में लिखा कि इस बार मैं नहीं आ सकता, अगली बार तनु की शादी में ज़रूर पहुँच जाऊँगा। योग्य वर तो यहाँ भी मिल सकते हैं, पर विदेश में, अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याह के पक्ष में वही नहीं है, वो नहीं है। क्या है, अब लड़के को यहाँ ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो भी विदेश में, अफ्रीका में, यहाँ पे लड़के रहने के योग्य नहीं है। दहेज की चिंता ना करना, वहीं वर की खोज करना, यानी देन लेन के लिए, दहेज के लिए परेशान नहीं होना। जितना भी है दे सकते, कर सकते हैं। वहीं दूल्हे को ढूंढने की, वर को ढूंढने की खोज करो, ढूंढते रहो। वर की तलाश में अधिक भटकने की आवश्यकता ना हुई। अब क्या है, दूल्हे को ढूंढने के लिए तलाश में ज़्यादा घूमना ना पड़ा, आसानी से खाता पीता घर मिल गया, अच्छा रिश्ता जम गया। शायद इतना अच्छा घराना ना मिलता, लेकिन इस भरम से कि कन्या का बाप अफ्रीका में सेना बटोर रहा है, सब सहज हो गया। क्या है, इतना अच्छा घराने का, इन्हों क्या है, भारत से कन्या का बाप, यानी ये लड़की का बाप अफ्रीका में सेना है, और ये सब कुछ अच्छा हो गया। शादी की तिथि निश्चित हो गई, अब डेट फिक्स हो गई शादी के लिए। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुंच रहा है। फिर नैरोबी से लेटर आया, यानी अफ्रीका से लेटर आया, इन्हों टाइम पे वहाँ पे पहुँचेंगे। गहने कपड़े सब बनवा कर वह साथ लाएगा, लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी पहुँच नहीं पाया। गहने कपड़े सब बना के एक साथ लाएंगा, उन्हें लाने वाला था, लेकिन शादी के वक्त उन्हें वहाँ पर नहीं पहुँचा। विश्वताओं से भरा लंबा पत्र आया कि इस बीच जो एक नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। उसमें एक लेटर आया कि ये बीच में एक नया कारोबार शुरू करा, उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। ऐसे संकट के समय मैं ये सब छोड़ के वहाँ कैसे आ सकता। ऐसी परेशानी के वक्त
जो मज़दूरों की हड़ताल के वक़्त मैं कारोबार छोड़ के कैसे आ सकता हूँ। हाँ, गहने कपड़े और रुपए भिजवा दिया है और सारी चीज़ें, गहने कपड़े और पैसे सब भेज दिया। वर वधू को चित्र उसे अवश्य भेजें, वो प्रतीक्षा करेगा। दूल्हा दुल्हन के जो फ़ोटोज़ हैं वो बिल्कुल भेज दीजिए, मैं उसका इंतज़ार करूँगा। खैर, ब्याह हो गया धूमधाम के साथ, शादी तो हो गई, धूमधाम के साथ हो गई। विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए, शादी के पूरे जो फ़ोटोज़ है वो पूरे भेज दिए गए, वो प्रतीक्षा भेज दिए गए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। अज्जू जो लड़का है उन्होंने कई प्राइजेस जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में जिला में सर्वप्रथम रहा। क्या है, हाई स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल में सबसे फर्स्ट आया, खेलों में भी पहला, गेम्स में भी पहला आया। बहुत से सर्टिफिकेट्स मिले, वजीफ़ा मिला, बहुत सारे सर्टिफिकेट भी मिले और स्कॉलरशिप भी मिले। इनाम में मिला सारी वस्तुओं को फ़ोटो वे बाप को भेजना ना भूले। ये जितने भी है वो पूरे फ़ोटोज़ ये पिताजी को भेज दिए। बदले में कीमती कैमरा आया। उसके रिज़ल्ट में ये पूरे फ़ोटोज़ ये भेजने के बाद फिर वहाँ से ये कीमती कैमरा आया, गरम सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी आई। क्या है, वहाँ से पिताजी क्या करे, कैमरा भेजे, एक गरम सूट भेजे और एक सुंदर घड़ी भेजे और मर्मस्पर्श लंबा पत्र आया और उसके साथ एक लेटर भी आया। लिखा था कि बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। वो लेटर में क्या है, बच्चों की उम्मीद के ऊपर ही मैं जी रहा हूँ। पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, बच्चे इसी तरह नाम रोशन करते रहे, उसके सहारे वो ज़िंदगी की डोर कुछ और लंबी खींच लेगा। ये सारा कारोबार सब उन्हीं के लिए तो है। क्या है, ये बहुत अच्छा है, पत्नी की तबीयत भी अच्छी होना है। ये तमाम परेशानियाँ हैं वो सब चले जाएंगे। ये ज़िंदगी का डोर जो है ऐसे चलते हुए रहेंगे, लंबा खींच लेंगे और उसके बाद सारा कारोबार पूरा उन्हीं का तो है, बच्चों का। पर अनेक वादे करने पर भी घर आना संभव ना हो पाता। लेकिन कितने की वादे करने के बावजूद भी अज्जू के पिताजी वहाँ आ नहीं सकते। हर बार कुछ न कुछ अड़चनें आ जाती और उसका जाना स्थगित हो जाता। हर बार कुछ न कुछ एक परेशानी आती रहती और उसका नैरोबी से इंडिया को आना परेशानी हो जाता। पाँवों पर पंख बांध के समय उड़ता रहा अवधि गति से। क्या है, यह टाइम क्या है, भागता रहा, इतनी तेज़ी से भाग रहा था। बच्चे ने लिखा कि यदि उसका इधर आ पाना कठिन हो रहा है तो वे ही सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं, कुछ वर्ष वहीं बिता लेंगे। क्या है, बच्चे लेटर में लिखे कि आप आना परेशानी है तो हम लोग सब आएंगे, आपके साथ बिताएंगे। उत्तर में केवल इतना ही था कि काम बहुत बढ़ गया है। अब उसका रिप्लाई, फिर वो लेटर का रिप्लाई में ये मालूम हुआ कि काम वहाँ पे बहुत बढ़ गया है। नैरोबी मोम्बासा के अलावा अन्य स्थानों पर भी उसे नियमित रूप से जाना पड़ता है। जो नैरोबी मोम्बासा ये जो शहर हैं वहाँ के अलावा और दूसरी जगह भी जाना पड़ता है। यहाँ विश्वास के आदमी मिलते नहीं, इसलिए उसे स्वयं ही खाटना पड़ता है। यहाँ पे जो भरोसे के आदमियाँ हैं यहाँ पे कोई नहीं मिलते, इसलिए वहाँ पे मुझे जाना पड़ता है। यहाँ की आबो हवा, बच्चों की पढ़ाई, अनेक प्रश्न थे। यहाँ की जो आबो हवा है बच्चों की पढ़ाई के बारे में और बहुत सारे सवाल थे उसमें। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। अज्जू
जब तक पूरी पढ़ाई वहाँ पे कंप्लीट नहीं कर लेता, जब तक यहाँ मत आइए। समय निकाल कर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास करेगा, कभी ना कभी टाइम निकाल के मैं खुद वहाँ पे आने की कोशिश करूँगा। बच्चों की बहुत याद आती है, बच्चे तो बहुत याद आ रहे हैं, घर की बहुत याद आती है, घर की भी बहुत याद आ रही, लेकिन विवशता है, क्या किया जाए। अब ये परेशानियां हैं, क्या करेंगे। अंत में एक दिन वो भी आ पहुंचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। आखिरकार एक दिन ये भी नौबत आ गई कि अज्जू अपनी पूरी पढ़ाई पूरी कर ली। कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई, अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए कोशिश जारी हुई, पर पिता के अब भी घर आने की संभावना ना दिखी तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती हैं, बहुत कमज़ोर हो गई है, एक बार अंतिम बार देखना भर चाहती है। क्या है, फिर पिताजी को उन्होंने लेटर लिखा कि मम्मी, अम्मा बहुत परेशान हो गई, बहुत बीमार हो गई, बहुत कमज़ोर हो गई, एक बार आपको देखना चाह रही है। प्रत्युत्तर में विस्तृत पत्र लिखा, उसके जवाब में फिर दूसरा जवाब आया, इलाज के लिए रुपए भी। परंतु इस बार अज्जू ने ही जाने का कार्यक्रम बना लिया। अकस्मात पहुंच गया पापा को चौंकाने की पूरी योजना के साथ। इलाज के लिए तो पैसे भेजे, लेकिन अज्जू क्या है, इस बार एक प्रोग्राम बना लिया कि अचानक वहाँ पे पहुँच के पिताजी को चौंकाना कर दूंगा, ये प्लान उसमें था। टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट वीज़ा भी सब देखते देखते बन गए और एक दिन दिल्ली से वो विमान से रवाना भी हो गया। आखिरकार टिकट भी खरीद लिया, उसका पासपोर्ट तैयार हो गया, उसका वीज़ा तैयार हो गया और देखते देखते एक दिन उन्हें यहाँ से निकल गया, दिल्ली से अफ्रीका रवाना हो गया। उसके मन में गहरी उत्कंठ थी कि पापा उसे देख के कितने चकित होंगे। उसके दिल में एक घबराहट थी कि बाबा मुझे देख के कितना एकदम सडन फील होंगे। उन्होंने कल्पना भी ना की होगी कि एकाएक वो इतनी दूर एक दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। उसको कल्पना भी, उन्हें सोचेंगे भी नहीं कि मेरा लड़का एकाएक इतनी दूर दूसरे कंट्री में इतनी आसानी से आ जाएगा। उनकी निगाहें में तो अभी वो उतना ही छोटा होगा जब वो निकल कर निक्कर पहनकर आंगन में गिल्ली डंडा खेलता था। उनके निगाह में, पिताजी के निगाह में वही मैं छोटा लड़का नज़र आ रहा था कि मैं जब गिल्ली डंडा खेल रहा था। नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतर के वह सीधा उसी पते पर गया जो पत्र में दिया हुआ था, परंतु वहाँ ताला लगा था। नैरोबी के हवाई अड्डे के पर उतर के डायरेक्ट वही एड्रेस पे गया जो लेटर्स पे आता था, लेकिन वहाँ पे वो घर पे ताला लगे हुआ था। हाँ, उसके पिता की पुरानी धुंधेली नेम प्लेट अवश्य लगी थी। उनके पिताजी की नेम प्लेट वहाँ पे लगी हुई थी। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय प्रवासी अवश्य यहाँ रहते हैं। आसपास उन्हें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा तो ये पता चला कि यहाँ पे तो भारतवासी, भारत से इंडिया से आए तो वाला एक प्रवासी आदमी यहाँ पे रहता है। रात को देर से दफ्तर से घर लौटता है, किसी से मिलने झुलते नहीं, निपट अकेले हैं। रात में देर से ऑफिस से आते हैं और किसी से भी मिलते जुलते नहीं, सिर्फ अकेले रहते हैं। वो बाहर बरामदे में रखी बेंच पर बैठा प्रतीक्षा करता रहा। वो क्या है, बाहर एक बेंच रखी हुई है, उसके पर बैठ के इंतज़ार कर रहा था। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति ताला खोलने लगा। उसके बाद रात में ही आके ताला खोल रहा था तो एक आदमी वहाँ पे देखा तो एक आदमी, एक युवक, एक लड़का सामान लेके सामने नींद ऊँघ रहा था।
यानी नींद के झोंकों में था। उसका नाम धाम पूछा तो उसे अपने बाहों में भर लिया। उसने क्या है उसका नाम वो पूछ लिया और उसके बाहों में ले लिया। बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया, बहुत खुशी से उसको वेलकम किया। भोजन के बाद वे उसे अपने कमरे में ले गए। दीवार की ओर उन्होंने इंगित किया, एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में ढुलका खिलक रहा है। क्या है, खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में लेके गया और दीवार के ने उसकी नज़र डालने लगाया तो वहाँ पे एक फ़ोटो में नन्हा सा बच्चा अपनी गोद में था। ये किसका चित्र है, ये किसकी फ़ोटो है? युवक ने गौर से देखा, कुछ झूमते हुए कहा, मेरा। ये लड़का क्या है, उसे गौर से देखा और उसके बाद बोला, ये फ़ोटो मेरी है। वृद्ध इस बार कुछ और ज़ोर से खिलखिलाए, मेरे बच्चे तुम इतने बड़े हो गए हो। और वो जो बूढ़ा आदमी है उन्हें और ज़ोर से हंसने लगा और उसे छाती से लगा लेके, मेरे बच्चे तुम इतने बड़े हो गए, सच कितने साल बीत गए, कितने साल बीत गए, जैसे कल ही की बात हो, जैसे कि कल ही मैं यहाँ पे आया हूँ। बोले तो ऐसा। उन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा और उसके चेहरे के में देखा, तुम शायद नहीं जानते तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। शायद तुम नहीं जानते मैं आपके पिताजी का कितना जिगरी दोस्त हूँ। कितने लंबे समय तक हम साथ साथ रहे, दो दोस्तों की तरह नहीं। हम दोनों कितने दिनों से साथ साथ थे, हम दोनों दोस्तों की तरह थे, सगे भाइयों की तरह। उसी ने मुझे हिंदुस्तान से यहाँ बुलवाया था, मुझे हिंदुस्तान से यहाँ पे बुलवाए, बड़ी लगन से सारा काम सिखलाया, बहुत लगन से, बहुत कॉन्फिडेंस से मेरे को पूरा काम सिखाए। साथ साथ साझे में हमने ये कारोबार शुरू किए, हम दोनों दोस्तां बन के एक पार्टनरशिप में ये कारोबार शुरू किए। नैरोबी की आज यह एक बहुत अच्छी फार्म है, आज नैरोबी में आज अच्छी ये फार्म चल रही है, ये सब उसी की बदौलत है। कहते कहते वो टिटक गए, ये सब मेरे दोस्त की बदौलत है। बोलते बोलते उन्होंने रुक गए। उसका हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले, उसका हाथ इसके हाथ में पकड़ते हुए, तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी है। भाई बहन सब ठीक है? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। कुछ परेशानियां तो नहीं है ना? नहीं है, सब ठीक है। बस यही मैं चाहता था, यही बस मैं यही चाह रहा था, सब ठीक रहना, सब खुश रहना, यही। हाथ सहलाया, देर तक शून्य में पलक टिकाए कुछ सोचते रहे और बस मैं यही चाह रहा था बोल के थोड़ी देर पलकें नहीं मारे तो ऐसा वैसे ठहरे हुए थे। कुछ क्षण का मौन भंग कर खोए खोए से बोले, देखो बेटा, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है। और धीरे धीरे से आवाज़ से, रोती हुई आवाज़ से बोल रहे हैं, देखो बेटा, किसी के सहारे कोई भी एक जी लेता है, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आश्रय भावने से निकल के किनारे पर आ लगते हैं। लेकिन थोड़े ऐसे भी हो सकते हैं, कभी कभी तिनके क्या है, सायं के मात्रे से, उसके आश्रय से, भंवरों से निकल के किनारे भी घूमते रहते हैं। हमारी जीवन कुछ ऐसी तंतुओं के सहारे टिका रहता है, हमारी ज़िंदगी भी इसी किसी के सहारे से ही टिके हुई रहती। यदि वे टूट जाएं, छिन्न छिन्न होकर बिखर जाएं, अगर से ये टूट गए, ये तिनका टूट गया तो ये क्या है, छिन्न छिन्न, यानी जहाँ बोले वहाँ गिर जाते हैं। तो पल भर में पानी के बुलबुलों की तरह सब समाप्त हो जाता है। जैसा कि पानी का बुलबुला पानी में 1 मिनट 2 मिनट रहता है, उसके बाद फूट जाता है, वैसे ही इंसान की ज़िंदगी भी पल भर में पानी के बुलबुले के ऐसी हैं, कभी भी ख़त्म हो सकती। ज़रा सोचो बेटे, वे खांसे, ज़रा सोचो, बोलते हुए उन्हें खांसने लगे।
अगर तुम्हारे पिता की मृत्यु आज से 10-15 साल पहले हो जाती तो क्या होता। अगर से आपके पिताजी की मृत्यु 10-15 साल पहले हो जाती तो क्या होता था। भले ही वे एक अच्छे रकम तुम्हारे नाम छोड़े जाते हैं। उन्होंने युवक के असमंजस में डूबे गंभीर चेहरे को की ओर देखा। क्या है, भले अच्छे रकम यानी पैसे दौलत वो ये पूरे छोड़ गए। उन्होंने युवक के वो बूढ़ा ये लड़के की तरफ देखा, असमंजस में डूबा, गहराई में गंभीर के चेहरे से और देखा। रुपए रेत में गिरे पानी की तरह कहीं विलीन हो जाते हैं और तुम अनाथ हो जाते हैं। जो ये पैसा जो प्रॉपर्टी वो है यहाँ पे भी रह के पूरी गिर के करके पानी में मिल जाती थी, रेत में मिल जाती थी और तुम अनाथ हो जाते थे। तुम्हारी माँ घुल घुल के कब की मर जा चुकी होती। तुम्हारी माँ क्या है ये सब सुन के कब के घुल घुल के मर जाती थी। तुम इतने हौसले से पढ़ नहीं पाते। जो उम्मीद से आप पढ़े अब वो उम्मीद पूरी छोड़ देते थे। जहाँ तुम आज हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अगर से आज मैं ये सहारा नहीं बनता था तो आप यहाँ तक नहीं पहुँचते थे। निराशा की, हताशा की, अनुरक्षक की इतनी गहराई कहीं खाई में होते कि वहाँ से अंधेरे के अलावा और कुछ भी ना दिखता तुमको। अगर से इतनी निराश होके इतने हताश होते तो आज यहाँ तक नहीं आ सकते थे। आपको सब कुछ निराश दिखता था। उन्होंने अपने सूखे ऊँट की जीभ की नोक से भिगाए। हम दुर्बल होते हुए, असहाय, अकेले होते हुए भी कितने कितने बिहड़ वनों को पार कर जाते हैं, सहारे की एक अदृश्य डेर के सहारे। हम दुर्बल होते हुए भी, हम कमज़ोर होते हुए भी, हम अकेलापन महसूस करते हुए भी बड़े बड़े जंगलों को पार करके जाते हैं और बड़े बड़े परेशानियों को दूर करते हुए जाते हैं एक सहारे से। उनका गला भराया। तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे। आपने साझे कारोबार से उनके ही हिस्से के पैसे तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। जब उन्होंने गला उभार के रोने लग के जब बोलते थे कि तुम्हारे पिताजी तभी गुजर गए, जो 10-15 साल पहले गुजर गए तो क्या होता, तभी गुजर गए। अपने साझे कारोबार से उनके ही हिस्से से पैसे तुम्हें नियमित रूप से भेजता था। उन्होंने जो मेरे को पार्टनरशिप में पैसे दे के गए थे वही पैसे आपको नियमित रूप से टाइम पे भेजता था। कितने वर्षों से मैं इसी दिन का इंतज़ार में था। मैं कितने ही दिनों से ये इंतज़ार में था। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम बड़े हो के आ गए। अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। अब तक मैं अकेला महसूस करके ये कारोबार चला रहा था। आप बड़े हो गए, आपके पिताजी गुजर गए, आप मेरे कारोबार में हाथ बढ़ाओ। तुम सरसब्ज हो गए हैं, अब तुम एक जिम्मेदारी के आदमी हो गए। मेरा वचन पूरा हो गया है जो मैंने उसे मरते समय दिया था। मेरा जो वचन था, जो वादा था, अब वो पूरा हो गया। जो मेरा दोस्त आपके पिताजी मरते वक्त मुझे वचन दिए थे उसका गला भराया, रोने लगा। डबडबाई आँखों से वे दीवार पर टंगे एक धुंधले चित्र की ओर ना जाने क्या क्या सोचते हुए देखते रहे। उन्होंने क्या है, दीवार पे एक पिक्चर जो लगी हुई थी उनके दोस्त की यानी अज्जू के पिताजी की, वो पिक्चर देखते रह गए। यानी लड़की और लड़के को और उनके दोस्त के पत्नी को ये जो बूढ़ा आदमी है उन्होंने एक सहारा बना, वही यहाँ पे साया था। आज के लिए ये पाठ समाप्त।